अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। और ये लेक्चर हमारे पास आज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि बुक वालों ने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है बुक में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि द डिस्ट्रीब्यूशन or arrangement of electron around the nucleus and orbits our shell is called the electronic configuration। इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम होता है इसके न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस से इर्द गिर्द शेल्स होते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब किस तरीके से है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की तकसीम शेल्स में कैसी है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको जो है ना हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्बिट आवर शेल, एनर्जी लेवल आवर शेल। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है। ठीक है, किस चीज़ में? मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में। ठीक है, ऑर्बिट्स का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल्स और एनर्जी लेवल्स का तीसरा नाम है शेल। यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है शेल्स और ऑर्बिट्स, डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स में जो है ना इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि these orbits are numbered as 1 2 3 4 5 and so on। these orbits are represented by L K L M N etc। ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स है ना इनको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है या सबसे नज़दीक है इसको हम नंबर 1 बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 1। और जो इससे जो है ना थोड़ा सा दूर है इसको 2 बोलते हैं, और जो इसके बाद आता है इसको 3 बोलते हैं, जो उसके बाद आता है इसको 4 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना नंबरिंग है किस चीज़ की? ऑर्बिट्स की। ठीक है, ऑर्बिट्स को जो है ना हमने नंबरिंग दी है और इनके नाम भी है। हमारे पास जो ऑर्बिट नंबर 1 है या ऑर्बिट नंबर 1 है इसका नाम है के, ऑर्बिट नंबर 2 का नाम है एल, ऑर्बिट नंबर 3 का नाम है एम और ऑर्बिट नंबर 4 का नाम है एन एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ना एक बात कही गई है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, एक खास ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, एज गिवन बाय द फार्मूला 2n² फार्मूले के थ्रू। वेयर इसमें जो ये n है ना इस फार्मूले में इसका ये हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक डायग्राम हमने जो है ना ड्रा की है एटम की स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डायग्राम है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इर्द गिर्द जो है ना एक शेल है, बहुत नज़दीक जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल है, इसका नाम है के और इसको हमने नंबर असाइन की है 1। ये शेल नंबर 1 है और इसको जो है ना हम के बोलते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये है कि इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये एक अच्छा, और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा शेल है के बाद जो है ना एल आता है, एल शेल, इसको जो है ना शेल नंबर 2 बोलते हैं और एल के बाद एम आता है और ये हमारे पास शेल नंबर 3 है और इसके बाद एन आता है और इसको जो है ना हम शेल नंबर 4 बोलते हैं। तो के शेल नंबर 1 2 3 4 इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की तादाद इसमें कितनी है, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और या रह सकते हैं, के अलावा एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम में कितने रह सकते हैं, एन में कितने रह सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक फार्मूला है और उस फार्मूले से जो है ना हमें पता चल सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास एक पर्टिकुलर शेल में रह सकते हैं। तो ये फार्मूला है 2n² का फार्मूला। ठीक है, तो 2n² की फार्मूले के थ्रू जो है ना हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या हम जो है ना ये जान सकते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में कितने होंगे एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो 2n² फार्मूले में हमारे पास n है,
ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास शेल नंबर 1 है या शेल नंबर 2 है या शेल नंबर 3 है। तो अगर हम n की जगह नंबर ऑफ शेल पुट कर ले तो और इसको जो है ना फिर सॉल्व कर इस फार्मूले को, तब हमें पता चल सकता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं, एम ओ एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। इस फार्मूले को जो है ना सॉल्व किया हुआ है। ये शेल नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर 1 या शेल नंबर 1, ठीक है। इसका नाम है के और 2n² फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहें तो हम ऐसा करेंगे कि n की जगह जो है ना वो 1 पुट करेंगे क्योंकि शेल नंबर 1 है। तो यहाँ पे 2 और n की जगह हमने 1 पुट की है और स्क्वायर भी जो है ना इसके ऊपर है। अब स्क्वायर को अब इस तरीके से जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 जो है ना अपनी जगह पे आएगी और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा ना उसको जो है ना ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो है ना आंसर 1 आएगा और 2 अपनी जगह पे, और 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट नंबर 1 में या शेल नंबर 1 में जिसका नाम के है 2n² फार्मूले के मुताबिक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 के लिए कर ले, ऑर्बिट नंबर 2 के लिए अगर हम ये कर ले तो इसका नाम L है और 2n² फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे क्योंकि ये नंबर शेल जो है ना वो 2 है, सेकंड शेल है। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो फिर इस फार्मूले को जो है ना हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर 4 आएगा और इस 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फिर आंसर 8 आएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की तादाद 8 है, यानी शेल नंबर 2 में जिसका नाम L है 2n² फार्मूले के मुताबिक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 8 से कम आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, 8 तक आएंगे। अगर हम इस 3 के लिए रिजॉल्व कर ले तो ये हमारे पास इसका नाम है m और 2n² फार्मूले के मुताबिक जब हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 3 तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 और जब 9 को जो है ना हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 18 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर शेल नंबर 3 हो, इसका नाम m है, 2n² फार्मूले के मुताबिक इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आते हैं। इस तरीके से 4 के लिए हमारे पास जो है ना ये फार्मूला है और इसके मुताबिक 32 आते हैं और 5 के लिए जो है ना हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन 50 आते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की समझ आई है। इसमें जो है ना कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। तब तक जो है ना हम वो दूसरा वाला वो करते हैं, सेटअप करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट है शेल और सब शेल्स की, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दो वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक का नाम है शेल और दूसरे का नाम है सब शेल। इसको जो है ना ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और यहाँ पे हम पेर ऑर्बिटल होगा। अगर इसको हम एनर्जी लेवल बोलेंगे तो यहाँ पे सब एनर्जी लेवल होगा। तो सबसे पहले जो है ना हम शेल की बात करते हैं, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता है कि शेल का दूसरा नाम हमारे पास है ऑर्बिट और ऑर्बिट का तीसरा नाम हमारे पास है एनर्जी लेवल। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ जो है आप लोग जो बुक स्टडी करते हैं उसमें जो है ना और शेल आए या शेल की बजाय ऑर्बिट का जिक्र हो या ऑर्बिट की बजाय एनर्जी लेवल का जिक्र हो या जो है ना कहीं और वेबसाइट वगैरह पे जब आप स्टडी करते हैं तो ये 3 डिफरेंट नाम जो है ना आपको आ सकते हैं, लेकिन रिमेंबर कि इन सब का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये एक चीज़ के 3 नाम हैं। तो आई होप कि अभी तक जो है ना आप लोगों ने इसको सीखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल की बात हुई है, इसके बारे में जो है ना कौन से पॉइंट्स बुक्स वालों ने मेंशन किए हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, ये तो आप लोगों को पता है कि ये शेल्स और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है ना नील बोहर ने हमें दिया था, ठीक है। ये नील बोहर वो साइंटिस्ट था जो 1913 में इसने अपनी एटॉमिक मॉडल पेश की थी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके आया था।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोहर एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कहाँ, किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एंड अ फिक्स सर्कुलर पाथ, एक खास सर्कुलर पाथ में जिसका नाम है शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये जो है ना हमारे पास शेल ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल की हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम आते हैं कि देखिए इसका पॉइंट्स का मतलब ये है ना कि हमारे पास वो इलाके जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूमते फिरते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन इलाकों को जो है ना शेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, या इनको जो है ना हम ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास ये है कि ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी एंड डिस्क्राइब्ड बाय एन वैल्यू, हर एक शेल का जो है ना अपनी खास जो है ना एनर्जी होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की, वो फिक्स्ड एनर्जी हर एक शेल की होती है और साथ में जो है ना हम इनको एन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियन होते हैं और न्यूक्लियन की तादाद हमारे पास 2 है, एक को हम प्रोटॉन बोलते हैं और दूसरे को जो है ना हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ है, फिक्स सर्कुलर पाथ, इनको जो है ना हम शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन शेल्स, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक शेल है तो इसको जो है ना हमने नंबर असाइन की है 1, इसका जो है ना नंबर 1 है और इसका जो है ना फिर 2 है, 1 के बाद 2 शेल नंबर 2 आता है और शेल नंबर 2 के बाद शेल नंबर 3 आता है और शेल नंबर 3 के बाद जो है ना शेल नंबर 4 आता है, ठीक है। अब शेल नंबर 1 को हमने नाम दिया है K और शेल नंबर 2 को हमने नाम दिया है L और शेल नंबर 3 को हमने नाम दिया है M यानी, और शेल नंबर 4 को हमने नाम दिया है N, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक नेम्स है जो हमने इन शेल्स को दी है और ये जो है ना इनके नंबर्स है। नंबर्स रिमेंबर, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक शेल है उसको हम 1 बोलते हैं और इसके बाद जो शेल है इसको हम 2 बोलते हैं, जो इसके बाद आता है इसको 3 बोलते हैं, जो इसके भी बाद आता है इसको हम 4 बोलते हैं। तो रिमेंबर कि हमारे पास जो सबसे नियरेस्ट शेल है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगी इनकी एनर्जी जो है ना इनको हम E1 बोलते हैं, इनकी अपनी एनर्जी होगी ना, फिक्स एनर्जी होगी, इनको जो है ना हम E1 बोलते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड शेल है इनके एनर्जी को हम E2 बोलते हैं और शेल 3 के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को हम E3 बोलेंगे और शेल 4 के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को हम E4 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बताया गया है कि हमारे पास जो ये तो यहाँ तक तो हो गई कि n जो है ना हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, कि शेल का नंबर क्या है, तो n शेल का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये 2n² फार्मूले में जो है ना भी हमने इसको डिस्कस किया है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना समझने की कोशिश कर ले, इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है। बोलते हैं ना यहाँ पे कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, जैसे जैसे n की वैल्यू जो है ना बढ़ती जाएगी, शेल नंबर इंक्रीज, शेल नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर n की वैल्यू जो है ना 1 है तो ये छोटी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है ना जब बढ़ेगी तो वो 2 होगी, तो इसका मतलब ये है कि शेल नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब शेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे एक और काम भी होगा कि द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज, तो इसके साथ साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास अगर शेल नंबर 1 है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के करीब है एज कम्पेयर टू हमारे पास जो शेल नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ये हमारे पास के शेल या शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के साथ नज़दीक है, इनके दरमियान जो फासला है बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का फासला कम हो, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होगी।
और जितने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का फासला डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि शेल नंबर 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू शेल नंबर 2 के इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, ये हमारे पास शेल नंबर 2 के फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखिए इनका फासला जो है ना शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शेल 1 के इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारे पास शेल की नंबर इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी जितने हमारे पास शेल की नंबर बढ़ती जाएगी उस तरीके से जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी जो है ना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। क्यों शुभ अभी